नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच में दो मेहमान जुड़ने वाले हैं। पहले मेहमान जो है भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, विजय कुमार सेन जी, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं। किसान और मजदूर श्रमिकों के बीच में उनकी जो समस्याएं हैं, वो ऐसे मुद्दों पर काफी सक्रिय रहते हैं, अपनी बात को बहुत ही प्रखरता के साथ रखते हैं। तो हमारे साथ में है विजय कुमार सेन जी, और हमारे जो सहयोगी जो आप सब जानते हैं एडवोकेट राकेश महाले जी, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और उन्हीं का ये सारा रहता है कि वो ही हमारे जो मेहमान आपसे रूबरू होते हैं, सारी मेहनत उसके पीछे राकेश महाले जी की भी होती है। तो राकेश महाले जी भी हैं हमारे साथ में, और अभी फिलहाल विजय कुमार सेन जी हैं, और एक मरावी जी हैं जो कि मध्य प्रदेश बालाघाट से हमारे बीच में अभी कुछ ही देर के बाद हमारे बीच में आ जाएंगे। बहरहाल हम अपना मीटिंग चालू करते हैं। राकेश जी, आप सबसे पहले हमारे जो मेहमान विजय कुमार जी हैं उनका परिचय करवा दीजिए। जोरदार जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम एडवोकेट राकेश महाले है और हमारे बीच में आज ऐसी युवा शख्सियत आपके बीच में मौजूद है जो एक क्रांतिकारी युवा है। और मध्य प्रदेश के अंदर सीए एनआरसी को लेकर जो आंदोलन मध्य प्रदेश के अंदर इतने बड़े पैमाने पे हुए थे, उसके पीछे अगर किसी व्यक्ति का अगर विचारधारा और हाथ अंदर काम देखा जाए तो भाई विजय कुमार सेन है। और एक सुलझे हुए व्यक्ति है और निश्चित तौर पर बड़े तर्क के साथ में अपनी बातों को रखते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर एक जाने माने संघर्षशील व्यक्ति के रूप में उनको जानते हैं। साथियों, जैसे व्यक्ति अपने विचार अपने बीच रखेंगे, भाई विजय जी का मैं बहुत बात जोरदार स्वागत करता हूँ और हम लोग जो है कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जी शुक्रिया। विजय जी, आप अपना थोड़ा सा परिचय दें हमारे दर्शकों को। हमें जो मालूम था हमने तो बता दिया, फिलहाल आप इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में। सुरेश जी, असल में राकेश भाई ने जो परिचय दिया है, हालांकि मैं मध्य प्रदेश में जो मानवता के लिए जाति मानवता के पक्ष में, मजदूरों, गरीबों, मेहनतकश बहुजन समाज के पक्ष में जो भी आवाज है, हक है, उसके साथ खड़ा हूँ। लड़ाई जो है उसके साथ खड़ा हुआ हूँ, उसका एक कार्यकर्ता हूँ, बहुजन आंदोलन का एक कार्यकर्ता हूँ, और उसी के साथ अपने आप को मैं उसका जुड़ाव मानता हूँ, उसका हिस्सा मानता हूँ। और ऐसा बहुत बड़ी शख्सियत जैसा कोई मेरा परिचय नहीं है। और साथ में जो जातीय उन्मूलन आंदोलन एक प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया लेवल पर, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। यही मेरा परिचय है, और बाकी विभिन्न आंदोलनों के साथ जुड़ाव मेरा बना रहता है, लगा रहता है। विजय जी, आपने बहुत ही अपना परिचय में जो बातें बताई, उससे आपने जो एक बात बताया कि जातीय उन्मूलन से संबंधित जो समस्या रहती, आप उसमें भी सक्रिय रहते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि जो अभी लॉकडाउन की स्थिति में या कोरोना महामारी में आज सबसे ज्यादा परेशान अगर तबका कोई है तो यही बहुजन समाज का व्यक्ति है, जो कहीं ना कहीं हमें इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे हमेशा हर समस्या में हमें सदियों से यही वर्ग शोषित होते आया है। और आज जब ये महामारी का संकट आया है, तब भी यही वर्ग परेशान हो रहा है। इनकी सरकार कोई सुध नहीं ले रही है, और बहुत सारी बातें हैं, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि यही वर्ग जो है जो ज्यादा अभी भी परेशान है और शोषित हो रहा है इस वक्त में? जी देखिए, लॉकडाउन का सीधा असर इस देश के वंचित समाज पर पड़ा है। देखिए, जब ये पूरा कोरोना वायरस आया, पूरे दुनिया में फैला, उसका असर जब भारत में आया, तो पहले तो इसको लाने वाले लोग कौन से थे? लाने वाले लोग तो वो थे जो एरोप्लेन से सफर करते थे, हवाई जहाज से सफर करते थे, विदेशों में पढ़ाई करने जाते थे, विदेशों में व्यापार करने जाते थे। उन्हीं के माध्यम से कोरोना वायरस भारत में आया। इनका आप सोशल स्टेटस देखिए, ये कौन सी क्लास के हैं, कौन सी कास्ट के हैं? आप देखिएगा तो ये सब अपर कास्ट, अपर क्लास लोग ही हैं। तो एक तरीके से इस देश में कोरोना वायरस कोविड-19 का संकट जो लाया गया है, वो अपर कास्ट, अपर क्लास लोगों द्वारा लाया गया है। लेकिन उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो इस देश की बहुजन आबादी को भुगतना पड़ रहा है, इस देश के मेहनतकश मजदूर जनता को भुगतना पड़ रहा है, दलित आदिवासी पिछड़ों को भुगतना पड़ रहा है, जो काम की तलाश में पूरे देश के कोने कोने में पलायन करके गए थे शहरों में काम करने के लिए। कल ही जो ट्रेन से कट के 16 प्रवासी मजदूर जो शहडोल के लोग मारे गए, वो कौन थे? वो तो आदिवासी थे, वो तो हमारे बहुजन वर्ग के ही साथी थे। तो इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर है। तो मेरा एक बहुत साफ नजरिया है कि इस पूरे लॉकडाउन का जो असर हुआ है, एक तो कोरोना वायरस, उसके बाद में जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन का जो असर हुआ है वो इस देश की बहुजन मेहनतकश जनता के ऊपर हुआ है। आज भी पैसे वाले लोग
अपर क्लास अपर कास्ट लोग उससे बच पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पहले से एक सोशल कैपिटल है, सामाजिक पूंजी है, उनके पास एक आर्थिक पूंजी है, जिसकी वजह से उनको आज भी एक तरीके की रियायत मिल रही है। जी जी विजय जी, आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आरोप क्या, आपका बयान जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम ऐसी चीजों का खंडन करते हैं कि किसी वर्ग, धर्म, जाति के आधार पर कोई रोग आता है। क्योंकि जिस प्रकार से तुलसीदास दुबे का मीडिया या मेन स्ट्रीम जनू मीडिया जिस प्रकार से तबलीगी जमात पर आरोप लगा करके कहता था कि इनके कारण भारत में कोरोना फैला है, तो हम ये नहीं कहते कि ये इनके कारण फैला है, लेकिन ये बात जरूर मैं मानने को तैयार हूँ कि जो लोग विदेशों से आए उनके कारण फैला है। और ये बात भी मानने को तैयार हूँ कि उसमें मुख्यतः अपर कास्ट या जो अमीर तबका उनके कारण फैला है, लेकिन फिर भी हमें उसे जाति रंग नहीं देना चाहता हूँ। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की कहीं ना कहीं इसमें पूरी गलती है, सरकार की ही गलती, क्योंकि जो लोग रोगी हुए हैं उन लोगों ने जानबूझ के अपने शरीर में या अपने आप में कोरोना नहीं घुसा लिया। वो तो अनजाना सा जो भी व्यक्ति वहां रहता है उसके साथ ये रोग हो जाता है। फिलहाल आप सरकार की क्या गलती मानते हैं, क्योंकि हम वहां के लोगों की जी सुरेश जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। देखिए, कोरोना न कोई जाति देख के आता है, न धर्म देख के आता है, न संप्रदाय देख के आता है। केवल एनालिसिस का बात है, ये विश्लेषण की बात है कि किस वर्ग द्वारा, किस बहुमत के द्वारा ये लाया गया, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है। दूसरी बात यह है कि मेरा ये बिल्कुल आरोप नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक जाति के लोगों ने लाया है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि न तो एक धर्म के द्वारा लाया जा सकता है, न जाति के द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन इसका असर जो पड़ रहा है वो हमारे समाज पे पड़ रहा है। खैर, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ सरकार का, देखिए सरकार का बहुत साफ इसमें गलती है। पूरी दुनिया भर के अनुभवों में देखा जाए, पूरी दुनिया भर के अनुभवों में लॉकडाउन पीरियड, मतलब जो लॉकडाउन है अभी 60 दिन का, 54 दिन का, 60 दिन का लॉकडाउन पूरा होने वाला है 14 के बाद, 14 के आसपास। हमारे मध्य प्रदेश में 22 अप्रैल से शुरू हो गया था, खासतौर से भोपाल में। तो अलग अलग फेज में लगभग हम लोग 50-55 दिन के लॉकडाउन पीरियड को हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। लॉकडाउन पीरियड में सरकारें पूरी चीजों का आकलन करती हैं, जिसके लिए पीपीई किट जो है, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है उनके उत्पादन करती हैं। ट्रिपल टी पर का जो एक मेथड है, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है कि मतलब पहले ट्रेस करो, लोगों को ट्रेस करो, कहाँ है वो पहचानो, उनको फिर टेस्ट करो, उनको पहले वो ट्रिपल टी का मतलब उसको टेस्ट करो, उसका मतलब उनकी जांच करो। तीसरा है कि ट्रीटमेंट करो। तो ट्रिपल टी का जो फार्मूला है वो लगभग इस लॉकडाउन पीरियड में लागू करना चाहिए था भारत सरकार को। लेकिन हम देखते क्या है, अभी भी भारत में जो टेस्ट करने की जो दर है वो दुनिया के तमाम देशों की दर से बहुत कम है। अभी भी लगभग करीब 4.5-5 लाख से ज्यादा टेस्ट हमारे भारत में हुए नहीं है। जो हमारी आबादी के हिसाब से, हमारी आबादी 130 करोड़ की आबादी है, इस 130 करोड़ की आबादी में 5 लाख टेस्ट क्या मायने रखते हैं। और उसमें भी कुछ कई ऐसे टेस्ट हैं जो कि एक ही व्यक्ति के 3-3, 4-4 बार किए गए हैं, जिसको गिना गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि असल में जो भारत सरकार को, जो मोदी सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए इस लॉकडाउन के पहले या लॉकडाउन के दौरान, वो तैयारी किए बगैर एकदम से उन्होंने लॉकडाउन शुरू कर दिया और उनको ये भी समझ में नहीं आया कि उनको करना क्या चाहिए और उससे क्या अनुभव लेना चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक उदाहरण बताता हूँ कि 14 मार्च को WHO ने इसको वैश्विक महामारी की घोषणा करी थी, इस बीमारी की। लगभग करीब 30 जनवरी को भारत में पहला केस आया था, अप्रैल में 30 जनवरी को केरला में आया हुआ था, पहला केस आया था कोरोना वायरस का। इसके पहले भी WTO लगातार भारत को आगाह कर रहा था, पूरी दुनिया के सभी देशों को आगाह कर रहा था। लगभग 4 लेटर है पूरी दुनिया के देशों को कि ये कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी का रूप ले सकता है। तब भारत की सरकार जो है क्या कर रही थी, तब भारत की सरकार, जबकि उसको समझना चाहिए इसकी गंभीरता को लेकर, चीन में हाहाकार मचा हुआ था, वुहान में हाहाकार मचा हुआ था, दुनिया भर में ये फैल रहा था, तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए था। भारत सरकार को उसी समय एक इमीडिएट प्रोटेक्टिव कदम उठाते हुए जितने भी विदेशी से यात्री आए थे उनको तत्काल वहीं जांच करके, वहीं क्वारंटाइन करके, वहीं पर इनका ट्रीटमेंट करके छोड़ना था। मतलब कि जो भी विदेशों से यात्रा करके आए हैं लोग उनको, लेकिन ऐसा तो किया नहीं भारत सरकार ने। भारत सरकार उस समय जो व्यस्त थी वो इस बात में व्यस्त थी कि कैसे NRC विरोधी जो आंदोलन चल रहा है देश भर में उसको कैसे दमन किया जाए, मध्य प्रदेश सरकार जो है उसको कैसे गिराया जाए, कैसे जो है देश को कॉर्पोरेट कंपनियों को बेचा जाए,
जो ट्रम्प आया हुए थे, ट्रम्प के स्वागत में अहमदाबाद वो ट्रम्प के स्वागत को भुगत रहा है। आज नमस्ते। ट्रम्प के नहीं जो लोग आए हुए थे वही लोग आज अहमदाबाद में बेसिकली इसके कोरोना वायरस के कारण बने हुए हैं। तो भारत सरकार को पहले जो प्रोटेक्टिव कदम उठाने चाहिए थे, जो जरूरी कदम उठाने चाहिए थे, इनको नहीं उठाया, जिसका परिणाम है कि आज अभी देख रहे थे। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की है, राज्य सरकारों की है। आपस में अभी भी ये खेल चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। असल में इसमें पिस रही है जनता, पिस रहा है बहुजन समाज। राकेश जी आप जी विजय भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अक्सर मैं एक बात अभी लगातार कोरोना काल के दौरान मैं एक बात कह रहा हूँ जो सीधे सीधे सटीक बैठती है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। इसका कारण ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब लॉकडाउन लगा तो देश के अंदर जो मजदूर वर्ग जो सड़कों पर आया, तो आप देख रहे हो कि देश की स्थिति समझ में आ गई कि आज देश में क्या हालात है। एक तरफ वही अमीरों का भारत है और एक तरफ वही गरीबों का भारत, और आज मजदूर सड़कों पे हजार हजार किलोमीटर चलने को परेशान है। तो हम ये कैसे मान लें कि आजादी के 72 साल बाद भी देश के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं संविधान ने बोला है मौलिक अधिकार, वो लागू हो गए और लोगों को मिल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लागू होने की बात छोड़िए, हमारे संविधान में बहुत साफ है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, रंग, भेद, रंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान हमारे यहाँ पे लगातार बराबरी की बात करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बराबरी के मूल्यों को, विचारों को संविधान में समाहित किया। लेकिन असल तो हम सब जान रहे हैं पिछले 70-72 सालों में क्या हो रहा है। अभी भी इस देश में, अब देखिए एक्चुअली इस लॉकडाउन पीरियड में इस देश की असली स्थिति, इस देश की जो वास्तविक स्थितियां है उसको उसने उजागर कर दिया है। आज भी भारत के पास में जो स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, संविधान क्या कहता है? स्वास्थ्य मूलभूत अधिकार है ना? लेकिन हम हकीकत क्या देख रहे हैं कि स्वास्थ्य वही हासिल कर सकता है जिसके पास में पैसा है, पूंजी है। जिसके पास में नहीं है वो स्वास्थ्य हासिल नहीं कर सकता है। तो उसने तो पूरा ये जो पोल खोल दिया इस समय में। अभी भी भारत में ना तो इतना मेडिकल स्टाफ है, ना ही इतने हॉस्पिटल है। ये सब छोड़िए, जो वेंटिलेटर की जरूरत है इस कोरोना से निपटने के लिए, वो भी उसके पास में नहीं है। सार्वजनिक सिस्टम हमारे पास में नहीं है। जांच करने वाला जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो नहीं है हमारे पास में। तो इन खस्ता हालातों की जिम्मेदारी की सरकारों की है। और ये आज की बात नहीं है, तमाम शासकीय महाविद्यालयों को, मेडिकल महाविद्यालयों को, अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया गया पिछले कई सालों में। निजी हॉस्पिटलों को प्रोत्साहित किया गया, प्राइवेट हॉस्पिटलों को मौके दिए गए फलने फूलने बढ़ने के। आज भी देखिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना का इलाज नहीं हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल आज कोरोना को इलाज करने से मना कर रहे हैं और उसकी जांच के लिए 4,500 रुपए ले रहे हैं। सरकार उनको तक नियंत्रित नहीं कर पा रही है। तो एक तरीके से देखा जाए कि संविधान के उलट जाते हुए पिछले समय में कांग्रेस सरकार, बाद में बीजेपी सरकार, इन सब ने स्वास्थ्य व्यवस्था का निजीकरण के रास्ते को साफ किया, निजी प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा दिया, उनको फलने फूलने का मौका दिया, जिसका परिणाम यह है कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है और आज हमारे यहाँ पे इलाज के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। अभी कोरोना के अलावा जितने भी इलाज है वो सब बंद कर दिए गए हैं, ओपीडी खुल नहीं रही है। तो क्या लोगों को हार्ट अटैक नहीं आ रहा है? लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं? लोगों को टीबी, मलेरिया नहीं हो रहा है? सब हो रहा है। लेकिन अभी स्थिति है कि कोरोना के अलावा कुछ इलाज नहीं होगा तो बाकी लोगों को मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो राकेश भाई आपने जो बात उठाई कि जो प्रवासी मजदूर, देखिए पिछले 3 से 4 दशकों में आपको मालूम होगा कि कई लोग उसको अलग अलग नाम से कहते हैं कि भूमंडलीकरण की नीतियां, नई आर्थिक नीतियां, 1991 के बाद में नई आर्थिक नीतियां, कोई भूमंडलीकरण बोलता है, कोई इसे नवउदारवादी आर्थिक नीतियां बोलता है, अलग अलग नाम है इसकी, कोई इसे निजीकरण की शुरुआत बोलता है। इस पूरे दौर में पिछले 3 से 4 दशकों में पूरी दुनिया भर में जिसका असर भारत पर भी हुआ कि जितना भी विकास का मॉडल है, विकास की धुरी है, उसको शहर केंद्रित रखा गया। मतलब शहर केंद्रित विकास को प्राथमिकता दी गई। परिणाम क्या हुआ? तमाम संपदा, समृद्धि, रोजगार, अवसर सब शहरों में केंद्रित हो गए। लोग बड़े पैमाने पर गांवों को छोड़कर शहरों की ओर आए। एक समेकित विकास जो होना चाहिए था वो ना होकर एक शहर केंद्रित विकास हुआ। अब पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में है ना, इस कारण से पलायन बढ़ा। लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर भागे और शहरों में आके बड़े पैमाने पर झुग्गी बस्तियों में सड़ी गली अवस्था में रहने के लिए मजबूर हुए। अब उसका आपको सीधा आधार दिखाई दे रहा है ये प्रवासी मजदूर।
ये वही लोग हैं जो रोजगार की तलाश में, समृद्धि की तलाश में, उचित शिक्षा की तलाश में, उचित स्वास्थ्य की तलाश में शहरों की ओर काम के लिए आए थे। आज क्या परिणाम है कि इतने समय में लॉकडाउन में न उनके पास में भोजन है, न पानी है, न घर है, न आवास है, तो उनको मजबूरी में 1700 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर पैदल चल के अपना जीवन मतलब अपने अपने घर पहुंचना पड़ रहा है। तो ये उसी का परिणाम है कि जिन नीतियों को हमने पिछले समय में लागू किया, उसी का परिणाम है कि ये एक भयानक स्थिति हमारे सामने खड़ी हुई। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और एक मैं सवाल करना चाहता हूँ विजय भाई आपसे कि अभी जो मध्य प्रदेश की जबरन की सरकार है, वो जबरन की सरकार ने जो है श्रम कानून में जो उल्टे परिवर्तन किए, और जो भाजपा शासित राज्य है उनने जो श्रम कानून में परिवर्तन किए, और आप इसको किस प्रकार से देखते हैं कि इनकी मंशा क्या है और एक कानून में क्या परिवर्तन किए? देखिए, श्रम कानूनों में जो परिवर्तन हुआ है, मंशा तो बहुत साफ है। मंशा इसमें बहुत साफ दिखाई देती है। आप जो परिवर्तन किए हैं, मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा इनकी मंशा क्या है। इनका जो पहला जो देखिए कि हम लोग 1 मई मनाते हैं। 1 मई मतलब दुनिया भर में मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। हमको मालूम है कि 1 मई वो दिन है जब मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम का अधिकार जीता था। दुनिया भर में ये बात मान्य है कि 8 घंटे से ज्यादा मजदूर काम नहीं करेगा, उसके अधिक काम करेगा तो उसका ओवर टाइम मिलेगा। लेकिन और ये भारत के श्रम कानूनों में भी स्पष्ट है लिखा है। जो कारखाना अधिनियम 1948 है, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, उसमें भी ये साफ व्याख्या है कि 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम का प्रावधान किया जाएगा। इसमें जो पहला परिवर्तन लाया गया है, ये जो अभी जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें कि 8 घंटे काम का जो अधिकार है उसको बदल के उन्होंने 12 घंटे किया है। मतलब ये कि वैसे आमतौर पर ये जरूर कानून था, लेकिन 12 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम पहले भी लिया जाता था, लेकिन अब इसको वैधानिक तौर पे लीगलाइज तरीके से एक मतलब एक नीति बन गई है कि भाई 12 घंटे कोई भी नियोक्ता अपने मजदूरों से काम करवा सकता है। मतलब कि अब 8 घंटे आपके काम का अधिकार नहीं बचा, आपको वो 12 घंटे हो गया, और वो एक्स्ट्रा 4 घंटे का आपके पास आपको कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा आपको मजदूरी नहीं मिलेगी। बल्कि अभी तो ये स्थिति है जो मैं और बाकी जगह पर लोगों से पूछ रहा हूँ, लगातार सब उद्योगों धंधों में लोग आधी सैलरी पर लोगों से काम करवाने के लिए उनको सहमत कर रहे हैं। या तो आधी सैलरी में काम करें या काम करके जाए, और वो भी काम के घंटे 12 घंटे। एक पहला चीज। दूसरी बात, इन श्रम कानूनों में जो दूसरा सुधार लाया गया है कि एक होता है, आप देखिएगा हर जिले में एक ये लेबर डिपार्टमेंट होता है। लेबर डिपार्टमेंट में लेबर इंस्पेक्टर होते हैं। लेबर कानूनों के तहत लेबर इंस्पेक्टर को लेबर ऑफिस का अधिकार होता था कि वो किसी भी फैक्ट्री और कारखाने में जाए, जांच करे, वहां पे जो भी मजदूरों से संबंधित कानून और नियम है उनका सही अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी वो जांच करे। यदि नहीं होता है तो उसके आधार पर वो नियोक्ता को या फैक्ट्री या कारखाने के मालिक को दंडित करे। इसमें ये जो अधिकार था लेबर इंस्पेक्टर के पास में, लेबर ऑफिस के पास में, इस अधिकार को खत्म कर दिया। आधार बताया कि इससे लाल फीताशाही बढ़ती है, इससे सरकारी दादागिरी बढ़ती है, तो अभी उसको खत्म कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब कोई फैक्ट्री और उसको सेल्फ सर्टिफिकेशन जिसे कहते हैं, आपने सब सुना हुआ, आजकल हर जगह आ रहा है कि कोई भी फैक्ट्री का मालिक, कोई भी कारखाने का मालिक, कोई किसी भी तीसरी पार्टी को वो आपको बुला सकता है, मुझे बुला सकता है, अपने किसी भाई सगे संबंधी को बुला सकता है, उसको वो जांच करवा के एक सर्टिफिकेट लेबर ऑफिस में दे देगा और लेबर ऑफिस को उसको मान्य करना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, जिन लेबर इंस्पेक्टरों को, लेबर डिपार्टमेंट को लेबर लॉस के बारे में जानकारी थी, उसके अकॉर्डिंगली वो फैक्ट चेक करते थे कंपनी में जाके, अब वो नहीं कर पाते। कोई भी आदमी जाके वहां पे करके सेल्फ सर्टिफाइड करके दे देगा। दूसरी ये संशोधन हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण संशोधन है कि अगले 1000 दिनों तक, इसका मतलब लगभग 3 साल, एक है कि कारखाना अधिनियम जहां जहां लागू होता है, तो कारखाना अधिनियम लागू होने में उसे ही परिवर्तन किया गया। पहले मैं ये बता दूं कि इसे कहते हैं कि जहां कारखाना होता है वहां पर एक मजदूरों के हित के लिए एक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948, मतलब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 होता है। ये औद्योगिक विवाद अधिनियम क्या होता है कि जैसे ही आपने कारखाने के अंदर यूनियन संगठन कुछ बनाया तो आपको कई सारी सुरक्षा की गारंटी मिलती है, आपको फैक्ट्री मालिक निकाल नहीं सकता है, ठीक है। उस समय उस दौरान आपने यूनियन बनाया तो वो अपना फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता है। तो ये तमाम चीजों के अधिकार उस फैक्ट्री इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत मिले हुए थे।
ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को पूरी तरीके से उन्होंने खारिज कर दिया है। अगले 100 दिन तक का कोई भी जगह पे किसी भी कारखाने में आप संगठन नहीं बने हैं, सामूहिक बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, तालाबंदी नहीं कर सकते हैं, हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं, ये तमाम अधिकार आपके खत्म कर दिए गए हैं ये इंडस्ट्रियल बंधुआ मजदूर टाइप से। बिल्कुल, मतलब अब आप केवल फैक्ट्री और कारखाने के जो है उसके रहमो करम पर आप है, वो जब चाहेगा आपको 3 लाख मार के बाहर कर सकता है, जब चाहे तो आपको काम करवा सकता है, आपको रात करवाए, दिन करवाए, सुबह करवाए, शाम करवाए, चौथी बात जो मैं आपको बताऊं कि कारखाना अधिनियम में बदलाव आया है। कारखाना अधिनियम में क्या बदलाव आया है कि जहां पर उस जगह को कारखाना माना जाता था, जहां पर बिजली का इस्तेमाल होता है, उसे 20 मजदूर यदि काम कर रहे हैं तो उसे कारखाना माना जाता था, और जहां बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां पर 40 मजदूर यदि काम कर रहे हैं जैसे ईंट भट्टा में, तो उसे कारखाना माना जाएगा जहां पे बिजली का इस्तेमाल नहीं होता है। अभी इसको इन्होंने बदल के कर दिया है, 40 और 80 कर दिया है कि मतलब यदि जहां पर बिजली का इस्तेमाल है और 40 मजदूर काम कर रहे हैं उसी कारखाना अधिनियम कारखाना माना जाएगा, तो उसी में मजदूरों के अधिकार की बात होगी। यदि तो उसके यदि वो उससे कम है तो वो फिर उसका कोई नियंत्रण, कोई रेगुलेशन, कोई सिस्टम, कोई रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं। एक बात तो उसको बदल दिया है। पांचवी चीज ये कि इसमें कारखाना अधिनियम में एक और परिवर्तन आया है कि पहले था कि एक ट्रेड यूनियन एक्ट 1927 था। ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत क्या होता था कि हम कोई भी मजदूर को जो किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम करता है उसको ट्रेड यूनियन बना के सामूहिक बार्गेनिंग का, सामूहिक अपने हित को सुरक्षित करने का एक तरीका होता था, तो ऑर्गेनाइज होकर अपने हकों की बात करता था। उसके तहत अभी ये कर दिया गया है कि लगभग 300 मजदूर जहां पे होंगे वहीं पर ही ये सार्वजनिक सौदेबाजी हो सकती है, सौदेबाजी हो सकती है। उससे कम होगा तो उस फैक्ट्री और कारखाने का किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड कारखाना मालिक के लेबर डिपार्टमेंट को देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 300 से कम मजदूर जहां पे होंगे वो किसी भी तरीके के सरकारी नियंत्रण और सरकारी मॉनिटरिंग के दायरे से वो बाहर होगा। और आप जानते हो कि आजकल की क्या स्थितियां हैं मंडी द्वीप में, गोविंदपुरा में, पीथमपुरा में, कि वहां पे 3000 मजदूर काम करते हैं लेकिन पंजी केवल बड़ा है। तो जितने लोगों का पंजीयन हुआ आप दिखाओगे उस हिसाब से आप बाकी कानूनों के दायरे में आओगे। इसमें एक और अहम बदलाव किया गया है, ये बदलाव किया गया कि जो रात्रि पाला है ना, रात्रि के पाले के समय में पहले महिलाओं को काम करने के बारे में प्रतिबंधित किया गया था, वो कारखाना अधिनियम में साफ उल्लेख है, लेकिन अभी इसके तहत महिलाओं को रात में भी काम करने की अनुमति मिल गई है। अब हम जानते हैं कितना हमारा देश असुरक्षित है महिलाओं के मामले में, है ना, कितनी गारंटी दे पाता है भारतीय सरकार, भारतीय राज्य महिलाओं को सुरक्षा के लिए। अब ये स्थिति में कारखाने में जो काम करने जाएंगी तो उसका क्या, ऐसे ही ओवर टाइम के नियम में भी बदलाव लाया गया है। तो एक तरीके से अब आप इन तमाम चीजों को आप देखिए तो उससे क्या समझ में आ रहा है, इससे बहुत ये समझ में आ रहा है कि जो भी मजदूरों के बचे कुछ अधिकार थे वो एक झटके में कोरोना वायरस के नाम पर, कोविड-19 के नाम पर आपने खत्म कर। इससे फायदा किसको होगा? इससे मिल मालिकों को, फैक्ट्री और कारखानों के मालिकों को फायदा होगा। और जब उनको फायदा होगा, और ये इसलिए भी ये किया जा रहा है क्योंकि देखिए संकट के समय में एक ही चीज को लूटा जा सकता है, कम किया जा सकता है, वो है श्रम, वो है मजदूरी। और मजदूरी को जितना सस्ता कर सकती है सरकार, तो बेसिकली सरकार किसको मदद कर रही है? फैक्ट्री और कारखाने के मालिकों को मदद कर रही है और श्रम को सस्ता करने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत साफ है, ये पूरा कॉर्पोरेट परस्त पूंजीपतियों के हित में कानूनी बदलाव लाया गया है और ये मजदूरों के मेहनत का जनता के खिलाफ। विजय जी, आपने जो बातें बताई काफी विस्तार से बताई। राकेश जी, इन्होंने जो बात बताई, अगर हमारे दर्शक या आपके जैसे कोई जो सोशल एक्टिविस्ट सुन रहे हो तो उन्हें इन बातों को बहुत ही गंभीरता से और जनता तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो ये खबर है ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रही है। इतना बड़ा बदलाव किया गया है, मेरे ख्याल से ये तो संविधान को ही धता बता दिया गया है। संविधान में सभी को बराबरी का हक, सभी को सम्मानजनक जीवन का हक, सभी को पैसा कमाने का, सम्मानजनक तरीके से पैसा कमाने का एक अधिकार दिया गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान हो या उत्तर प्रदेश की सरकार या भाजपा शासित जो प्रदेश सरकार हो या अन्य कोई सरकार भी यदि इस प्रकार के कदम उठा रही है ऐसे संकट काल में, तो बहुत ही चिंता का विषय हो गया। और आपने जो शुरू में कहा था, इससे बहुजन समाज का जो तबका परेशान हो रहा है,
पिस रहा है। तो आज जो बातें आपने बताई इससे तो स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल सही बात है। और निश्चित तौर पे विजय भाई और पासवान जी, आप देख रहे हो कि लगातार इसमें जो है सभी सरकारें मौन है, और जब जनता सड़कों पर है उनमें उनके प्रति इनकी काम करने की मंशा बिल्कुल नहीं है। वो जो है प्लेन से, एरोप्लेन से जो है उद्योगपतियों के बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। एक बार और एक क्वेश्चन और मैं विजय जी से पूछना चाहूंगा कि जो ये 10-12 सालों में जो भाजपा की जो आरएसएस की सरकार है, कहीं ना कहीं ये नागपुर से चलती है, और इनका एकमात्र एजेंडा है कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर चल रहे हैं। आप लगातार जो क्या बोलते हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप देख रहे हो, और जो संघ जो